हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बिजनेसमैन बनना और अपनी वैल्यूज़ के साथ में कोई समझौता नहीं करना। जब हम ऐसे बिजनेसमैन की तरफ नज़र डालते हैं और ख़ास तौर से जब वो इंडिया के हो, तो हमारे सामने कुछ नाम स्पष्ट होके निकलते हैं। और ऐसे ही कुछ नाम में से एक नाम है नारायण मूर्ति का, जिन्हें न केवल एक बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता है बल्कि एक समाज सेवी के रूप में भी जाना जाता है। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले नारायण मूर्ति, जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, न केवल बड़ा सोचा बल्कि बड़े ख्वाब देखे और उन ख्वाबों को हकीकत में भी बदल के दिखाया। सब कुछ आसान तो नहीं रहा होगा, मगर फिर भी अपने इरादों पर डटे रहे। आज इन्हीं पर्सनालिटी के बारे में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी, जिसका नाम है इन्फोसिस, जिसे लिखा गया है नारायण मूर्ति द्वारा, यानी कि जिनकी लाइफ स्टोरी, नारायण मूर्ति की लाइफ स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। तो इसमें हम जानेंगे कि इन्फोसिस के बारे में और इन्फोसिस की नींव रखने वाले नारायण मूर्ति के बारे में। यहाँ पे हम सब इन्फॉर्मेशंस पढ़ेंगे। इस समरी को कंपाइल हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फोसिस। उम्मीद है आपको यह प्रयास पसंद आएगा। तो नारायण मूर्ति, जो कि भारत में आईटी सेक्टर के जनक कहे जाते हैं, उनकी नेट वर्थ 1.9 बिलियन डॉलर है, जो वर्ल्ड फेमस आईटी फर्म इन्फोसिस के फाउंडर भी है। क्या आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और बड़े सपने देखने हैं? अगर ऐसा है तो नारायण मूर्ति बिल्कुल हमारी तरह है, क्योंकि वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली में ही पैदा हुए थे और उनके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। नारायण मूर्ति के पास सफलता का राज है उनका खुद पर विश्वास और बिजनेस करने का जुनून। उनके सपने हमेशा से ही बड़े रहे हैं। उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने कोई शॉर्टकट या गलत रास्ता नहीं अपनाया कभी भी, बल्कि एक लीगल और सही तरीके से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। नारायण मूर्ति स्टार्टिंग से ही एक मेहनती और पक्के इरादों वाले नौजवान रहे थे, जिन्हें ना तो इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा नॉलेज थी और ना ही उनके पास में ज़्यादा रिसोर्सेस या साधन थे। इसके बावजूद उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और देश के लाखों नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। अपने करियर के शुरुआती दौर पे मूर्ति को भी बहुत संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन मुश्किल के दौर में भी उन्होंने इन्फोसिस के फाउंडिंग पार्टनर्स ने कभी हार नहीं मानी। अपनी इसी बुद्धिमानी और डट कर लगे रहने के दम पर उन्होंने दुनिया की सबसे फेमस मल्टीनेशनल कंपनी आईटी कंपनी की नींव रखी। और इस बुक में इन्फोसिस में जो आज इन्फोसिस लिमिटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेसमैन और बिजनेस कंसल्टेंसी और आउटसोर्सिंग सर्विस देता है, इसकी नींव पहले तो पुणे में रखी गई थी, फिर वहाँ उसके बाद में बेंगलुरु में, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 2020 के रेवेन्यू रिपोर्ट के मुताबिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद इन्फोसिस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी फर्म मानी जाती है। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 के मुताबिक इन्फोसिस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में 602 के नंबर पे आती है, यानी कि 602। 29 जुलाई 2021 में इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 93.68 डॉलर के मुताबिक बताया गया है और कंपनी का रेटिल है कि 888 स्टेबल्स। इन्फोसिस क्या है? इन्फोसिस एक लीडिंग टेक जाइंट है जो कटिंग एज डिजिटल सर्विस आउटसोर्सिंग के साथ साथ कंसल्टिंग की सर्विस भी देती है और 50 से भी ज़्यादा देशों में अपने कई क्लाइंट फर्म्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव लाने में गाइड करती है। इनके पास कई ग्लोबल कंपनी और फर्म्स को आईटी सर्विस देने का 40 सालों का एक्सपीरियंस है। यहाँ एक कस्टमाइज्ड एआई पावर्ड कोड बना करके कंपनी की मदद करती है, जो उनकी हर क्लाइंट के यूनिक बिजनेस की ज़रूरतों को पूरा करती है। इन्फोसिस हमेशा सीखने और ग्रोथ की पॉलिसी में यकीन करती है, जो उन्हें डिजिटल टेक वर्ल्ड में सबसे आगे बनाए रखता है। इन्फोसिस का माहौल इनोवेशन और इन्वेंशन को बढ़ावा देता है। इन्फोसिस के गोल हमेशा अपने क्लाइंट को एडवांस टेक्नोलॉजिकल और बिजनेस ट्रेंड से अप टू डेट रखना है, जिससे कि वो अपने अपने फील्ड में अपने कॉम्पिटिटर्स से एक कदम आगे रहे। इन्फोसिस बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करते हुए अपने क्लाइंट के लिए एक स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जिससे कि वो अपने बिजनेस प्रिंसिपल और गोल्स पर पूरी तरीके से फोकस कर सके। इन्फोसिस ने कई अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए हेल्प किया, जिसमें लाइटर और एडवांस पैसेंजर जेट और फ्यूल सेविंग स्मार्ट कार की मैन्युफैक्चरिंग और दुनिया की दूर दराज इलाकों में बैंकिंग की सुविधा देने और आईटी एग्जीक्यूटिव को टेक बेस्ड सोल्यूशन देकर के उन्हें अपनी कंपनी के रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्प करते हैं। चलिए जानते हैं इन्फोसिस का इतिहास और शुरुआती संघर्ष। तो
बात ऐसी है, 1981 में नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकणी, एन.एस. नारायण, एस. गोपाल कृष्णन, एस.डी. शिवूलाल, ए. दिनेश और अशोक अरोरा की टीम ने पुणे से इन्फोसिस की शुरुआत की। ये सभी लोग पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के एक्स एम्प्लॉयज थे। मूर्ति ने 10,000 की शुरुआती रकम के साथ इन्फोसिस कंसल्टेंसी की नींव रखी। उन्हें ये पैसे उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने अपनी सेविंग्स में से उधार दिए थे। कंपनी का ऑफिस पहले मूर्ति के घर के रूम से शुरू किया गया। हालांकि जो एड्रेस उनके ऑफिस के तौर पर रजिस्टर्ड था वो राघवन के घर का था। इसके बावजूद हमको ये जान के हैरानी होगी कि इन्फोसिस के पहले एम्प्लॉय नारायण मूर्ति नहीं थे, बल्कि एन.एस. राघवन थे। मूर्ति चौथे ऑफिशियल मेंबर थे, क्योंकि तब तक वो बतौर एम्प्लॉय पटनी कंप्यूटर में काम कर रहे थे और 1 साल बाद जाकर के उन्होंने रिजाइन किया। एक टेक कंपनी होने के बावजूद इन्फोसिस ने शुरू के कुछ साल यानी कि 1983 तक बगैर कंप्यूटर के गुजारा था, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट मॉडल मूर्ति लेना चाहते तो अब उनके बजट से बाहर था। कंपनी शुरू करने के 2 साल बाद ही इन्फोसिस ने अपना पहला कंप्यूटर खरीदा, डेटा जनरल 32 बिट MV8000। 1981 में ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट होने के कारण इन्फोसिस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस दौरान फाउंडिंग पार्टनर में से अशोक अरोरा इन्फोसिस छोड़ के चले गए। मूर्ति ने बाकी बचे मेंबर्स को इस मुश्किल घड़ी में चेतावनी देते हुए कहा था, अगर बाकी लोग भी छोड़ना चाहते हो अभी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आखिरी दम तक हार नहीं मानूंगा और कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा। तब नीलेकणी, गोपाल कृष्णन, शिवूलाल, दिनेश और राघवन ने यह फैसला किया कि वो अपने स्टार्टअप को कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने पार्टनर से बरकरार रखेंगे। फिर 1983 में इन्फोसिस कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर को बेंगलोर में शिफ्ट कर दिया गया। इन्फोसिस उनके पहले सिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनीज में आती है, जो बाद में भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं इस सफर पर धीरे धीरे शोहरत की ओर। 1993 में इन्फोसिस को इंडियन अचीवमेंट में लिस्ट कर दिया गया था। ये इंडिया के ऐसी पहली कंपनीज में एक थी जिसने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि टैलेंटेड लोगों को अपनी कंपनीज में जगह दे करके एक ऐसे एसेट्स बनने में अपना ऑप्शन चुना। मुश्किलों और चुनौतियों को पार करते हुए इन्फोसिस धीमी रफ्तार से ही लगातार आगे बढ़ती रही और 1999 में $100 मिलियन के रेवेन्यू पर पहुंच गए। फर्म के शेयर के दाम बढ़ करके 8,100 तक पहुंच गए, जो उस वक्त शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का सबसे ज्यादा प्राइस था। उसी साल NASDAQ की लिस्ट में शामिल होकर के इन्फोसिस ऐसी पहली इंडियन IT कंपनी बनी जिसे NASDAQ में लिस्ट किया गया। NASDAQ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इन्फोसिस टॉप 20 कंपनीज के लिस्ट में शामिल हो गई। इसके साथ ही CMM लेवल के 5 सर्टिफिकेशन पाने वाली दुनिया के 21वें नंबर पे भी लिस्ट हो गई। जबकि इन्फोसिस अपनी पहचान बना गई तो कंपनी ने जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और US में भी अपना बिजनेस खोलने का प्लान किया। तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि उसी साल इन्फोसिस बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस की भी शुरुआत हो गई। 2002 में नारायण मूर्ति ने CEO की पोजीशन कंपनी के को फाउंडर नंदन नीलेकणी को सौंपते हुए खुद चेयरमैन बन गए। इसी साल कंपनी का रेवेन्यू करीब 500 मिलियन माइलस्टोन तक पहुंच गया था और इस साल इन्फोसिस ने प्रोजियो नाम के एक बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग सर्विस यूनिट भी खोल ली थी। इन्फोसिस की 25 सालों तक बैकडोर संभालने के बाद में 2006 में मूर्ति जब 60 साल के हुए तो उन्होंने चेयरमैन का पद छोड़ दिया। ये कंपनी द्वारा तय की गई रिटायरमेंट की उम्र थी। यह कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और मेंटर बने रहे। 2004 में $1 बिलियन और 2017 में $10 बिलियन पहुंचने के साथ इन्फोसिस लगातार ग्रो करती जा रही थी। एक बार फिर लौटते हैं और शुरुआती दौर की मुश्किलों पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत में इन्फोसिस को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त के कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम थे और ऊपर से 1980 के नियंत्रित गवर्नमेंट की वजह से नए बिजनेस को पेड़ जमाने में मुश्किलें आती थी। कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स को अपनी कंपनी के लिए एक कंप्यूटर और फ़ोन लेने के लिए 12 महीने को तो केवल परमिशन लेने के लिए ही लगे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के 15 चक्कर लगाए, तब जाकर के वो कंपनी के लिए ज़रूरत की चीज़ें जुटा पाए। ऊपर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इन्फोसिस की राह में कई लोड़े अटकाए, जिसकी वजह से उन्हें एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी बनने में दिक्कत आ रही थी जिसका मकसद था कि एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना जो कि प्रोफेशनल तरीके से चलाया और मैनेज किया जाए, वो भी अच्छे एम्प्लॉय मैनेजमेंट और अच्छी नैतिकता के साथ। जो ऐसी फर्म चाहते थे जो अपने शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स को अच्छी डील दे। ऐसी सूरत में कंपनी के सामने तब और भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई जब यूनाइटेड स्टेट्स ने हर साल जारी किए जाने वाले B1 वीज़ा पर पाबंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। इस दौरान एक पार्टनर्स कंपनी छोड़ करके चला गया, जबकि बाकी पार्टनर्स को भी ये यकीन हो चला था कि इन्फोसिस डूब जाएगी। लेकिन सिर्फ मूर्ति ही थे जिन्हें अपनी सफलता पर पूरा यकीन था। उन्होंने अपने पार्टनर्स को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि इतनी जल्दी हार ना माने, क्योंकि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। सफलता का रास्ता
इन्फोसिस जैसे एक नए स्टार्टअप्स के लिए बिजनेस स्टार्ट करना शुरुआती में काफ़ी मुश्किल रहा। हालात तब जाकर के थोड़े बेहतर हुए जब 1991 के दशक में इंडियन गवर्नमेंट ने देश की इकोनॉमी के बिगड़ते हुए हालत को देख करके एक पहल शुरू की, ताकि इंडियन कंपनीज को बाहर के देशों में अपना बिजनेस बढ़ाने का मौका मिल सके। इसीलिए जो इकोनॉमी बाधाएं इन्फोसिस को शुरुआती दौर में आगे बढ़ने से रोक रही थी, अब वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी थी। अप्रैल 2004 में इन्फोसिस की टोटल एनुअल रेवेन्यू करीब 1.06 बिलियन तक पहुंच गई थी, जो कि पिछले फाइनेंशियल साल के मुकाबले लगभग करीब 33% ज़्यादा थी। आईटी इंडस्ट्री में आई ग्लोबल मंदी के बावजूद कंपनी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त सक्सेस के बावजूद भी कंपनी को कुछ विवादों का सामना करना पड़ा। उन दिनों यूनाइटेड स्टेट्स में ये मुद्दा काफ़ी जोर पकड़ रहा था कि यूएस में बढ़ती बेरोजगारी की एक वजह फॉरेन आउटसोर्सिंग भी है। ऐसे में इन्फोसिस के सामने एक डरावनी सिचुएशन आ खड़ी हुई, क्योंकि उनका 2/3 रेवेन्यू तो अकेले अमेरिकन कॉरपोरेशन से ही आ रहा था। मगर मूर्ति ने इस प्रॉब्लम को भी काफ़ी स्मार्टली हैंडल किया और इस बात को एक्सेप्ट किया कि बेशक अमेरिकन पॉपुलेशन का इस बारे में चिंता करना एकदम नेचुरल है, लेकिन आउटसोर्सिंग हमेशा होती रहेगी। हालांकि मूर्ति ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए अनाउंस किया, इन्फोसिस यूनाइटेड स्टेट में भी एक कंसल्टिंग यूनिट खोलने का इरादा रखती है, जिसमें 500 एम्प्लॉयज की कैपेसिटी होगी और स्टेट्स के लोगों को जॉब ऑफर की जाएगी। खैर, कुछ टाइम बाद यह मुद्दा धीरे धीरे शांत हो गया और मूर्ति की खुशकिस्मती थी कि इन्फोसिस के रेपुटेशन को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचा। एम्प्लॉय ओरिएंटेड इन्फोसिस ने एक एम्प्लॉय ओरिएंटेड कंपनी के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। इन्फोसिस ने काफ़ी पहले ही यह बात समझ ली थी कि किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन को हराने में बड़ी भूमिका निभाती है कंपनी के सबसे अहम हिस्सा, यानी कि ह्यूमन कैपिटल। इसीलिए मैनेजमेंट अपना सारा फोकस बेस्ट एम्प्लॉयज़ को कंपनी में बनाए रखते हुए अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले 10% और से 15% ज़्यादा पैसे देती है। कंपनी की और एक पॉलिसी है कि इसके एम्प्लॉयज़ कंपनी से स्टॉक्स ले सकते हैं। कंपनीज ने अपने सारे ऑफिस को एक 80 एकड़ एरिया वाले बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है, जहां बेस्ट फैसिलिटीज़ दी गई है, जिसमें खाने और रहने के ऑप्शंस भी हैं। अपनी इन्हीं कोशिशों के बावजूद इन्फोसिस को बिजनेस स्टडी के द्वारा कंडक्ट किए गए 2001 और 2002 के बेस्ट एम्प्लॉयज सर्वे में नंबर 1 रेटिंग मिली थी। इन्फोसिस एम्प्लॉयज़ को ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है जिसके चलते उन्हें अपनी फील्ड में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता है। एक टॉप क्लास काम करने का माहौल और सैलरी के साथ में कई बेनिफिट्स भी एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। कंपनी में एम्प्लॉयज़ के साथ में ओपन डोर पॉलिसी, इमरजेंसी सपोर्ट, एक फॉर्मल ग्रेविंग रेजोल्यूशन प्रोग्राम और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्रोग्राम जैसे फैसिलिटी रखी गई है। द हेल्थ यानी कि हेल्थ असेसमेंट एंड लाइफस्टाइल एनरिचमेंट, रूटीन चेकअप ऑफर करने के साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के साथ में कई और हेल्थ से जुड़ी सर्विस देता है। इन्फोसिस का फोकस हमेशा ही वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करने के लिए रहा है, जिसके लिए कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट से देखते हुए वीकली इवेंट वगैरह आए दिन ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं। प्रोडक्ट और सर्विस, कुछ खास प्रोडक्ट और सर्विस जो इन्फोसिस ऑफर करती है वो है इन्फोसिस कंसल्टिंग, एक इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस, क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग, एनआईए यानी कि नेक्स्ट जनरेशन इंटीग्रेटेड एआई प्लेटफॉर्म, जो कि पहले माना के नाम से जाना जाता था। एनआईए एक नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है, जो कि कंपनी के फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म यानी कि इन्फोसिस माना और असिस्ट एज और इसके रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉल्यूशन पर बेस्ड है। और साल भर के अंदर ही कंपनी अपने इन प्रोडक्ट्स के जरिए 50+ क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में और अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर के 150 से ज़्यादा एंगेजमेंट लेने में कामयाब रही है। इन्फोसिस निया एक ऐसा नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है जो कि अलग अलग बिजनेस प्रॉब्लम के लिए ब्रेक थ्रू सॉल्यूशन ऑफर करता है, जिसमें रेवेन्यू फोरकास्टिंग और क्या प्रोडक्ट जरूरी है जैसे इन्फॉर्मेशन के साथ में कस्टमर बिहेवियर एनालाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट और लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी गहराई से समझना, कंप्लेंट्स को समझना और फ्रॉड जैसे प्रॉब्लम शामिल है। इन्फोसिस इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म IIP यानी कि एक ऐसा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो कि डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंस रिक्वायरमेंट एनेबलिंग इंजेक्शन टू डेटा जो कि वन वे सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये स्केलेबल है और 1 क्लिक लॉन्च है और इसमें हाई परफॉर्मेंस, इंटीग्रिटी और ग्रेट सॉल्यूशन जैसे फैसिलिटीज, फिक्सनेबल इंसाइट इन रियल टाइम जैसे सर्विस ऑफर करती है। फाइनली एक ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म फिनेकल एजवेज सिस्टम इन्फोसिस की एक एडवांस डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन है। फिनेकल कन्वेंशन और नए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग में मदद करती है, उन्हें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लार्जर इकोसिस्टम, प्ले इनसाइट बेस्ड इंटरैक्शन और ऑल ओवर ऑटोमेशन करने में भी हेल्प करती है। आज की तारीख में 100 से भी ज़्यादा देशों के बैंक अपने आप में फिनेकल एम्प्लॉय करके 1 बिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर्स और 1.3 बिलियन बैंक अकाउंट को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। फिनेकल सॉल्यूशन एक बड़े पैमाने पर अलग अलग बैंकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जैसे कि ट्रेजरी,
पेमेंट, कोर बैंकिंग, ओमनी चैनल बैंकिंग, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इस्लामिक बैंकिंग, एनालिटिक्स, वेल्थ मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे ब्लॉकचेन ज़रूरतें शामिल है ताकि ये पक्का हो सके कि वो स्मूथली चल सके। असेसमेंट करने पर यह बात निकल करके सामने आई कि ग्लोबल लेवल पर 1250 बैंक्स में से जो इंस्टीट्यूट फिनेकल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से चल रहे थे उनका बाकियों के मुकाबले कॉस्ट टू इनकम रेशियो 7.2 कम था। पनाया क्लाउड स्वीट यानी कि पनाया एक इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसे इन्फोसिस ने फरवरी 2015 में $200 मिलियन पे खरीदा था। पनाया के प्रोडक्ट में चेंज इम्पैक्ट एनालिसिस, ऑटोमेटिक कोड रेमेडीज, कोलैबोरेटिव टेस्ट मैनेजमेंट और टेस्ट एग्जीक्यूशन और ALM एक्सेलरेशन शामिल है। पनाया की सर्विस अमेजोन इलास्टिक कंपनी क्लाउड पे चलती है। स्कावा एक सिलिकॉन वैली बेस्ड ई-कॉमर्स स्टार्टअप है। इन्फोसिस ने स्टार्टअप्स को खरीद करके स्कावा कॉमर्स डेवलप किया जो बिजनेस को फ्लेक्सिबल क्लाउड बेस्ड माइक्रो सर्विस और वाइट लेबल एप्लीकेशन से भी बेनिफिट लेने में हेल्प करती है। इसकी वजह से नए ऑफर को और भी जल्दी लॉन्च करने में, डिजिटल चैनल कन्वर्टेशन रेट को इंप्रूव करने में और हाईली रेस्पॉन्सिव डिजिटल प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश करने में काफ़ी हेल्प मिली। ये प्लेटफॉर्म बड़ी आसानी से मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नेक्स्ट जनरेशन शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। साथ ही ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोफेशन, स्पेशल लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी जैसे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉय 2021 में इन्फोसिस कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज़ का नंबर था 2,59,619 जो इन्फोसिस के नाम से भी फेमस है। इनमें से करीब 38.6 फीमेल थी। 2,29,658 के करीब एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स थे जबकि 13,796 सपोर्ट्स और सेल्स में काम करते थे। 2016 में 89% के करीब इन्फोसिस एम्प्लॉयज़ इंडिया में लोकली काम कर रहे थे। 2019 में इन्फोसिस में प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ की तरफ से 23,33,420 जॉब एप्लीकेशन रिसीव हुई थी जिनमें से 1,80,225 कैंडिडेट के इंटरव्यू हुए और 4% हायरिंग रेट के जरिए करीब 94,324 एम्प्लॉयज़ को हायर किया गया। 2019 के फाइनेंशियल ईयर में इन्फोसिस लिमिटेड और इसकी सब्सिडीज को मिला करके जॉब छीनने की रेट 21.5% है। चलिए जानते हैं मैसूर के ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। मैसूर बेस्ड इन्फोसिस ग्लोबल एजुकेशन सेंटर वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन यूनिवर्सिटी मानी जाती है जो 337 एकड़ में फैली हुई है। इस कैंपस के अंदर में 400 इंस्ट्रक्टर्स और 200 क्लासरूम्स थे जिनका मकसद था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसकी फाउंडेशन 2002 में रखी गई थी और जून 2015 तक इस कैंपस से करीब 1,25,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ट्रेनिंग पूरी करके निकले थे। इस इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह इंस्टीट्यूट किसी भी वक्त करीब 14,000 एम्प्लॉयज़ को कई अलग अलग टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। इन्फोसिस लीडरशिप इंस्टीट्यूट जहां 196 रूम है और हर साल यहां से 4,000 ट्रेनिंग लेकर के जाते थे। इस इंस्टीट्यूट का गोल है इंस्टीट्यूट के सीनियर लीडर को ट्रेनिंग दे करके उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करें ताकि वो एग्जीक्यूटिव लीडर की पोजीशन हासिल कर सके। यहाँ अलग अलग तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल और जिम जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अब आगे बात करते हैं कॉर्पोरेटेड वर्ल्ड की। कॉर्पोरेटेड गवर्नेंस, अनाउंसबिलिटी एंड अवॉर्ड्स को कैसे हासिल करता है ये, तो यहाँ पे अचीवमेंट कैसे होते हैं। इन्फोसिस का एक मकसद और है जिससे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अचीव करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसी पॉलिसी है जिसे नैतिक, लीगल और टिकाऊ तरीके से शेयर होल्डर वैल्यू को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। इन्फोसिस दावा करता है कि उनकी कंपनी में हर स्टॉक होल्डर, चाहे वो इन्वेस्टर हो या कस्टमर या कम्युनिटी वेंडर पार्टनर और उन देशों की गवर्नमेंट जहाँ जहाँ उनके ब्रांचेस, सबको बराबर समझा जाता है। इन्वेस्टर के भरोसे को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। इन्फोसिस अपना एक कल्चर और पॉलिसी फॉलो करती है जो कि इनके स्टॉक होल्डर के साथ में इनके रिलेशनशिप को और भी बेहतर और स्ट्रांग बनाती है और कोर वैल्यू के लिए इनके कमिटमेंट को दिखाती है। इन्फोसिस ने ईमानदारी और एक्सीलेंस परफॉर्मेंस से हमेशा सही इसमें रही है और इन्फोसिस ये मानती रही है कि वो अपनी कंपनी में इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट कॉर्पोरेट वर्ल्ड को फॉलो करने के लिए पूरी तरीके से, ताकि शेयर होल्डर के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बढ़ा सके, वो लोग बना सके। इसके अलावा इन्फोसिस ये मानती है कि माइनॉरिटी के हक को बचाने के लिए हमेशा से ही उनके हक में साथ दिया है। नारायण मूर्ति की जिंदगी पर एक नज़र डालें तो नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 में कोलार, कर्नाटका में मैसूर विलेज कनक माधवा भैरमन में एक मिडिल क्लास फैमिली में ही हुआ था। मूर्ति के 8 भाई और एक बहन थी। उनके पिता हाई स्कूल में पढ़ाते थे। बड़े होकर के मूर्ति एक काबिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर बने जिन्होंने इंडिया की सबसे सम्मानित कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की नींव रखी।
मूर्ति ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से की थी। बाद में 1967 में उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 1969 में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की। 1970 के दशक में मूर्ति पेरिस गए, जहां उन्होंने कई अलग अलग प्रोजेक्ट में काम किया, जिनमें चार्ल्स डे गुल एयरपोर्ट में एयर कार्गो मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजर में भी शामिल थे। बाद में जब वो इंडिया लौटे तो उन्हें पुणे में एक कंप्यूटर सिस्टम कंपनी में जॉब मिली, लेकिन मूर्ति इस कंपनी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे। वे हमेशा से खुद की कंपनी खोलना चाहते थे। फिर जब उन्होंने जॉब छोड़ करके अपनी कंपनी स्टार्ट की तो उसके बाद फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा और 1990 तक उनकी कंपनी धीरे धीरे लगातार ग्रो करती रही। 1990 के दशक में इकोनॉमिक डीरेगुलेशन और लेबलाइजेशन को इंडियन गवर्नमेंट की मंजूरी मिलने पर ही इंडिया के आईटी और कंप्यूटर सेक्टर में उछाल आए। एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसे मूर्ति ने हाथों हाथ लिया था और फिर अपना सारा फोकस अपनी कंपनी क्लाइंट बेस्ड करने पर अपनी सिविल सर्विस को बढ़ाने का मौका, अपनी जो सर्विस है उसको बढ़ाने का फैसला दिया। मूर्ति ने कई इंटरनेशनल बिजनेस के साथ भी अपना कोलैबोरेशन रखा, डील साइन करके उन्हें कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जैसे सर्विस भी प्रोवाइड कराई है। ये मूर्ति और उनके टीम की कड़ी मेहनत और लगन ही इन्फोसिस का काम NASD के क्यू की लिस्ट में शामिल हुआ। इस तरह इन्फोसिस पहली इंडियन कंपनी बनी जिसे अमेरिकन स्टॉक एजेंसी में जगह मिली। इस साल एशिया वीक मैगजीन के एयर लिस्ट में पावर ऑफ 50 मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल ऑफ एशिया में एक मूर्ति भी थे लिस्ट में शामिल। 1998 से 2000 तक लगातार 3 साल बिजनेस वीक के स्टार्स ऑफ एशिया बने रहे। इसके अलावा 2003 में फॉर्च्यून मैगजीन ने मूर्ति को एशियन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा। 2006 में मूर्ति ने 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली और अपने पीछे 3 बिलियन एनुअल रेवेन्यू और 70,000 एम्प्लॉइज वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ गए। 2009 में उन्हें लीजनल ऑफ द ऑनर का रिवॉर्ड मिला। नारायण मूर्ति की पत्नी का नाम सुधा मूर्ति है, जो खुद एक इंजीनियर और भारतीय कल्याण सेवी है। इसके साथ ही वो एक जानी मानी ऑथर भी है। अपनी पत्नी की तरह ही मूर्ति भी समाज सेवक है, जो सोशल भलाई के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। लोगों में मूर्ति की इमेज एक सोशल और मिलनसार शख्स के तौर पर है, जो अलग अलग सोशल मुद्दों को लेकर के अपने देश की भलाई के लिए आवाज उठाते हैं। मूर्ति कई सोशल मुद्दे जैसे इलेक्शन, बेरोजगारी, गरीबी को लेकर के अपनी चिंता जताते रहे हैं। जो लोग उन्हें जानते हैं उनके मुताबिक मूर्ति एक बेहद सुलझे हुए, समझदार और मददगार इंसान है और बड़ी ही एफिशिएंसी से के साथ में इन्फोसिस को चलाते रहे हैं। और अब इस समरी का सार यानी कि कंक्लूजन आता है। आज के इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में किसी भी नए स्टार्टअप के लिए सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। हर नई कंपनी का एक ही गोल होता है कि वो ग्लोबल सक्सेस पाना चाहती है, लेकिन इसके लिए सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही काफ़ी नहीं है। मूर्ति और उनके पार्टनर्स ने भी 10,000 की छोटी रकम के साथ में एक स्टार्टअप बिजनेस की स्टार्टिंग की थी। उन दिनों गवर्नमेंट पॉलिसी और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते उन्हें भी अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए कई सालों तक स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद अपने मजबूत इरादों और फाउंडिंग मेंबर्स की स्किल्स के बूते पर कंपनी ने हर मुश्किल हालात का सामना किया और एक वर्ल्ड फेमस IT कंपनी के तौर पर अपनी पहचान बनाई। मूर्ति का विजन था बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को बेमिसाल IT मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना, जिसे उन्होंने बड़े फोकस और लगन के साथ में पूरा किया। जब कोई कंपनी चल जाती है और मार्केट में स्टेबल रेपुटेशन अचीव कर लेती है तो जो चीज़ है इसे ग्रो करने में हेल्प करती है वो है ह्यूमन कैपिटल, और जो किसी भी नए स्टार्टअप के लिए सक्सेस या फेलियर के लिए बड़ा रोल निभाती है। कंपनी को ग्लोबल स्किल पर न सिर्फ एक ब्रांड नेम मेंटेन करना होता है बल्कि अपने लोकल कॉम्पिटिटर्स से भी सावधान भी रहना पड़ता है, जो उनका बिजनेस चुराने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि कंपनी प्रोफेशनल्स को जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको लालच देकर के अपनी कंपनी में बुलाने की कोशिश करती है। इन सब के बावजूद इन्फोसिस अपने ह्यूमन कैपिटल को सिक्योर करने में कामयाब रहा, जो हमेशा इन्फोसिस के वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ बन करके कंपनी की तरक्की में अपना वैल्यूएबल योगदान देते रहे। उनके एम्प्लॉयज स्टॉक्स ऑप्शन प्रोग्राम की वजह से ही इंडिया को अपनी पहली सैलरी द्वारा मिलियनियर बनाने के लिए लोग मिले। इन्फोसिस एक शानदार कंपनी है जो पिछले 40 सालों से बेहतरीन परफॉर्मेंस देती आई है। इन्फोसिस कंपनी की बदौलत IT इंडस्ट्री में कुछ ऐसे बड़े बदलाव आए जिसमें कि सॉफ्टवेयर सर्विस टैलेंट में इंडिया के लिए राह बनाए, एक ग्लोबल कंपनी के लिए डिलीवरी मॉडल और पहली इंडियन कंपनी बनी जो कि DAQ में लिस्टेड है। तो कैसी लगी आपको ये बुक? नारायण मूर्ति की कौन सी जो बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? और जैसे कि बुक समरी के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि आप भी अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बड़े बनने के सपने देखते हैं, तो फिर आप नारायण मूर्ति से अलग नहीं है। बस फैसला करना होता है और डट करके उस राह में चलना होता है। जब आप अपने वैल्यूज़ को पकड़ करके चलते हो और उस वैल्यू के साथ में कोई भी समझौता नहीं करते हैं तो ये ज़िंदगी भी हमारे लिए राह अपने आप बनाती चली जाती है। ये बात और है कि कुछ का साथ छूटता है, कुछ नए साथी भी मिलते हैं। तो ये समरी को सुन करके आपके मन में क्या ख्याल आया है? और
अपने जो भी प्रैक्टिस को आप इम्प्लीमेंट करते रहिएगा, रीडिंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहिएगा और जो भी आपने ड्रीम देखा है उसके लिए स्मॉल स्टेप्स लेते रहिएगा ताकि आपके ड्रीम्स के आप नज़दीक पहुंच सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू।